समंदर मेरे पास है, बस एक बूंद पानी मेरी प्यास है। धन संपत्ति सुख समृद्धि सब कुछ है मेरे पास, अपने बाबुल की रानी हूँ मैं। पर मेरा बचपन से ही एक सपना था कि मैं एक राजा की रानी बनूं, और अब मेरा ये सपना पूरा होगा, मैं रानी बनूंगी। विदिशा नरेश जयद्राज से विवाह करना होगा। प्रणाम आचार्य। आप यहाँ, वो भी इतने रात गए? आपसे एक बात करनी थी। इतने वर्षों बाद जब भी हम आपसे बात करने का प्रयास करते थे या कुछ पूछना चाहते थे, आप हमेशा कुछ भी कहे बिना चले जाते थे। फिर आज यहाँ आपके पिता महाराज चंद्रगुप्त मौर्य जब मुझसे पहली बार मिले थे तो इतने से थे। मैंने उन्हें बताया था कि महापराक्रमी नंदों को पराजित करके वो मगध जैसे एक महान साम्राज्य की बागडोर संभाल सकते हैं। उन्होंने मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं किया, और आप, किंतु आज आपका ये गुरु आपका मित्र बनकर आया है, आपको एक परामर्श देने। सुन रहे हैं महाराजा? कहाँ है राजघराना? कहाँ है ये राज परिवार? महाराज, मगध के महाराज सुन रहे हैं आप? कहाँ है महाराज? बाहर आइए। देवी, अशोक की पत्नी। अशोक ने केवल स्वयंवर ही नहीं जीता है महाराज, देवी का हृदय भी जीता है। आपने अशोक की उपेक्षा तो कर दी, देवी की उपेक्षा कैसे करेंगे आप? हमको समझे नहीं। रानी धर्मा आपकी पत्नी है और अशोक आपका पुत्र। इस सत्य को आप कब तक अस्वीकार करते रहेंगे? आचार्य, वर्षों पहले आप ही ने अशोक की जन्म कुंडली बनाई थी, जिसमें आपने स्पष्ट लिखा था वो भारतवर्ष के इतिहास का सबसे क्रूर और हिंसक राजा बनेगा। इतना ही नहीं, आपने ये भी लिखा था कि जब मैं उसका चेहरा देखूंगा उसके अगले क्षण मेरे ये समय अपने भय से आगे बढ़कर देखने का है महाराज। जा आशीर्वाद ले ले। प्रणाम। जीते रहिए। ये क्या शोर मचा रखा है? आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? और खुद को क्या समझती हो? हाँ, क्या मांग कर रही हो हमारे राज्य से? राजघराने में मान सम्मान हो क्या तुम? यहाँ की रानी? होने वाली बहू रानी हूँ, और बहू रानी रानी ही बनती है। रानी? तुम एक मामूली से व्यापारी की बेटी हो। मामूली से व्यापारी की बेटी? मेरे पिताजी के सामने बड़े बड़े राजा महाराजा मामूली हो जाते हैं, इतने महान है मेरे पिताजी। 100 राज्यों का खजाना एक कर दो, इससे अधिक संपत्ति है मेरे पिताजी के पास। राजमहल जैसे महल, हजारों जहाज, लाखों की जमीन जायदाद, करोड़ों के हीरे जवाहरात। आज विदिशा राज्य चलता है तो सिर्फ मेरे पिताजी की वजह से। इतने आलीशान है वो, और धन कुबेर की बेटी को एक मामूली व्यापारी की बेटी कहकर उसका इतना अपमान। क्षमा कीजिएगा महाराज, मुझे नहीं पता था कि आपकी और आचार्य जी की मंत्रणा चल रही है। मैं बाद में आता हूँ। मेरे जाने का समय हो गया, परंतु इसे मेरा अंतिम परामर्श समझिएगा महाराज। ये लड़की विदिशा की लाज है, विदिशा का मान है। यदि आपने उसका स्वागत नहीं किया तो ये उसका अपमान हो जाएगा। फिर वो इस विवाह की डोर को तोड़ देगी, और उस डोर के साथ साथ मगध और विदिशा का संबंध भी टूट जाएगा। शत्रु जब संबंधी बन जाए तो एक मित्रता जन्म लेती है, परंतु यदि उस मित्रता की जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाए तो वो एक ऐसा अभिशाप बन जाती है जिसके परिणामों की कल्पना करना भी कठिन होता है। माँ, आप बैठिए, आराम कीजिए। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तुम्हारा सम्मान इस तरह से नहीं होना चाहिए था बेटा। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? मूर्ख रानी, इस देवी को नहीं, धन की देवी को देखो। तुम्हारे मन में अशोक के प्रति नफरत और क्रोध ने इस तरह अंधा कर दिया है तुम्हें कि तुम्हें ये भी नजर नहीं आ रहा कि ये लड़की नहीं, सोने की लंका है। इस लड़की के भार से ज्यादा तो इसके तन के आभूषणों का भार है।
हमने अपने जीवन में मगध का बहुत अच्छा समय देखा है, लेकिन कभी भी हमने एक समय पर एक इंसान पर इतना सारा सोना नहीं देखा। इसलिए हमारे चेहरे पे ये जो मुस्कान देख रही हो ना तुम, ये इस देवी के लिए नहीं है, इसके तन पे लड़े आभूषणों के लिए है। रुकिए आचार्य, अपने महाराज को बताया क्यों नहीं कि आपने जो अशोक की कुंडली बनाई थी उसे मैंने बदल दिया था। झूठ कहा था मैंने उनसे कि कभी कभी कुछ ना कहना भी बहुत कुछ कहने से अधिक महत्वपूर्ण होता है सुबंधु। यदि मैं महाराज को यह सत्य बता देता तो कदाचित वो मेरी बात का विश्वास न करते, और यदि विश्वास करते तो तुम और इस राजमहल के तुम्हारे घनिष्ठ मित्र अशोक को जान से मारने का प्रयास अवश्य करते। हालांकि तुम अपने उन प्रयासों में सफल तो ना होते, फिर भी मैं इतना भी नहीं चाहता था कि तुम ऐसे प्रयास करो। किंतु आनंद तो तब आएगा जब मेरे कुछ किए बगैर स्वयं भाग्य अशोक वहां तक ले जाएगा जहां उसका पहुंचना उसके जन्म से पूर्व लिखा जा है। इसलिए मैंने महाराज को कुछ नहीं बताया और न ही कभी बताऊंगा। तुम और तुम्हारे मित्रों को जो कुछ भी करना है कर लो।